नमस्ते दोस्तों। और सभी भावी शिक्षकों का आज के इस बेहतरीन विश्लेषण सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और एक फेलो एजुकेटर हूं, और आज हम सीटीईटी 2024 के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवालों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, एक टीचर होने के नाते मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। तो बस अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड बनाने के लिए जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट विश्लेषण मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज हम 5 कोर टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। दूसरा, एम्पेयरमेंट वर्सेस डिसेबिलिटी। तीसरा टॉपिक रहेगा संज्ञान और भावनाएं। चौथा, प्राइमरी क्लासेस में लैंग्वेज डेवलपमेंट। और फाइनली, पांचवां, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं। सेक्शन 1, गंभीर मूल्यांकन वाले प्रश्न। स्क्रीन पर प्रश्न 21 है और मैं इसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ रही हूं जैसा कि ये एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? विकल्प 1, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। विकल्प 2, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। विकल्प 3, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। या फिर विकल्प 4, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। अच्छा, तो यहां पर इस विश्लेषण को थोड़ा सा पॉज करके खुद से सही जवाब गैस करने की कोशिश की जा सकती है। सोचिए, क्या होगा इसका आंसर? और इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प 2, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अगर आप लोगों ने भी यही गेस किया था तो फैंटास्टिक। अब सवाल यह है कि आखिर व्यक्तिगत राय या पर्सनल ओपिनियन पूछना इतना असरदार क्यों होता है? देखिए, जब किसी बच्चे से सिर्फ रटी रटाई परिभाषा पूछी जाती है तो वो बस याद की हुई बात उगल देता है, राइट? लेकिन जब हम उसकी व्यक्तिगत राय मांगते हैं तो उसे उस जानकारी का गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है, उसे सोचना पड़ता है। इससे हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रमोट होती है। हम ये असेस कर पाते हैं कि बच्चा अलग अलग सबूतों को तौलकर खुद के दिमाग से एक तर्कसंगत निष्कर्ष यानी एक रीजन्ड कंक्लूजन तक पहुंच पा रहा है या नहीं। है ना एकदम लॉजिकल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 22, सेक्शन 2, बाध्यता बनाम अक्षमता यानी इम्पेयरमेंट वर्सेस डिसेबिलिटी। तो हमारा प्रश्न 22 कुछ इस तरह है। बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। विकल्प 1, जैविक कार्यात्मक। विकल्प 2, कार्यात्मक जैविक। विकल्प 3, क्रियात्मक शारीरिक। विकल्प 4, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। अब देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों टर्म्स की बिल्कुल सटीक डेफिनेशन पता होना बहुत ही क्रूशियल है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, जैविक और कार्यात्मक। आसान शब्दों में कहें तो बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इम्पेयरमेंट यानी बाध्यता का सीधा लेना देना हमारी बॉडी स्ट्रक्चर या मेंटल फंक्शनिंग में किसी प्रॉब्लम से है। ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल यानी जैविक कंडीशन है। वहीं दूसरी तरफ जब हम डिसेबिलिटी यानी अक्षमता की बात करते हैं तो ये एक फंक्शनल कंडीशन है। इसका मतलब है कि डेली लाइफ के कामों को करने में जो दिक्कत आती है ना, उसे अक्षमता कहते हैं। तो शरीर में कोई जैविक कमी होना बाध्यता है और उस कमी की वजह से रोजमर्रा का कोई काम न कर पाना अक्षमता है। एकदम क्लियर? परफेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 पर। सेक्शन 3, संज्ञान और भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशन। हमारा प्रश्न 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? विकल्प 1, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। विकल्प 2, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। विकल्प 3, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। विकल्प 4, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। जल्दी से दिमाग लगाइए और सही जवाब गैस कीजिए। और इसका करेक्ट आंसर है विकल्प 2, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। सच बताऊं तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट हैं। ये बात बहुत ही खूबसूरती से ये दर्शाती है कि हमारा सोचना यानी हमारा कॉग्निशन और हमारा महसूस करना
यानी हमारे इमोशंस, ये हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा क्लास में डरा हुआ है या उदास है, तो क्या वो मैथ्स का कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव भावनाएं हमारे विचारों और फैसलों को सीधे तौर पर बदल देती हैं। इसीलिए एक होने वाले टीचर के रूप में हमें यह समझना ही होगा कि इफेक्टिव लर्निंग तभी मुमकिन है जब बच्चे के संज्ञान और उसकी भावनाओं के बीच एक बहुत ही हेल्दी इंटरैक्शन हो। बहुत बढ़िया। इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, सेक्शन 4, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास। चलिए देखते हैं प्रश्न 24 क्या कहता है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार सुसाधित होता है? विकल्प 1, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। विकल्प 2, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। विकल्प 3, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। विकल्प 4, जब शिक्षक मूर्त वस्तु के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। इसे एक रियल वर्ल्ड क्लासरूम सिचुएशन की तरह इमेजिन कीजिए। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है विकल्प 1, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। प्राइमरी क्लास के छोटे बच्चों को पढ़ाने का इससे बेहतरीन कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, क्योंकि ये समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, अगर क्लास में सिर्फ औपचारिक भाषा या फॉर्मल लैंग्वेज पर ही जोर दिया जाएगा तो छोटे बच्चे घबरा जाएंगे और अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे। मातृभाषा को इग्नोर करना या उसकी उपेक्षा करना तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ये तो सीधे सीधे सीखने में एक रुकावट डालता है। और अगर बिना किसी ठोस अनुभव के सीधे संकेतों और प्रतीकों से शुरुआत कर दी जाए तो वो उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। इसीलिए बच्चों को दयालुता या ईमानदारी जैसी अमूर्त चीज़ें यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमेशा उनके आसपास के ठोस उदाहरणों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 पे। सेक्शन 5, आंतरिक अभिप्रेरणा की परिभाषा। ये आज का हमारा लास्ट और बहुत ही अवेटेड कॉन्सेप्ट है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? विकल्प 1, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। विकल्प 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। विकल्प 3, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। विकल्प 4, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है, तो इसे बिल्कुल सही गेस करने की पूरी कोशिश की जाए। और इसका सही जवाब है विकल्प 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। बस यही है हमारी असली आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इस फंडे को क्लियर करते हैं। देखिए, कोई बाहरी पुरस्कार मिलना जैसे कि गिफ्ट या स्टार्स, दूसरों से आगे निकलने का कंपटीशन या फिर पनिशमेंट का डर, ये सब चीज़ें बाहरी अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आती हैं। ये चीज़ें किसी बच्चे से थोड़े टाइम के लिए तो काम करवा सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकती। जो सच्ची आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, वो एकदम भीतर से आती है, जैसे कि कुछ नया जानने की क्यूरियोसिटी या बस सीखने में मजा आना। जब बच्चा खुद से कहे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना अच्छा लगता है, बस वही असली आंतरिक अभिप्रेरणा है। और इसी के साथ आज का हमारा ये जबरदस्त विश्लेषण सेशन यहीं पूरा होता है। स्क्रीन पर लिखा ये कोट हमेशा याद रखिएगा, प्रभावी अधिगम और व्यवहार संज्ञान और भावनाओं के स्वस्थ पारस्परिक संबंध पर निर्भर करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इन 5 क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स ने आप सबकी तैयारी को एक नई क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूं, आप अपनी फ्यूचर क्लासरूम में बच्चों के संज्ञान और भावनाओं के बीच ये बेहतरीन बैलेंस कैसे बनाएंगे, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।